5-7 पूंजीपतियों को पूरा का पूरा देश का धन दिया जा रहा है। इसका नतीजा है कि देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। मेरठ से, कन्याकुमारी से यहां तक हजारों युवा मिले हैं, हजारों युवा मिले हैं और सारे के सारे मुझे कहते हैं हमें बीजेपी के, नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में हमें रोजगार नहीं मिल सकता है। मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल 26 मई 2014 से शुरू हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मोदी बनाया। सरकार ने अपने कार्यकाल में देश के विकास, सुरक्षा, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं और कदम उठाए। लेकिन क्या ये सब काफी थे? क्या मोदी सरकार जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर पाई? क्या मोदी सरकार ने जनता के मुद्दों को अनदेखा कर दिया? आइए इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मोदी सरकार के 10 सालों के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और तथ्यों को देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। भारत में बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसका सीधा असर देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर पड़ता है। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में बेरोजगारी को कम करने के लिए कई पहले की, जैसे कि मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान। लेकिन क्या इन योजनाओं का असर देखने को मिला? क्या बेरोजगारी का स्तर कम हुआ? आइए आंकड़ों की जुबानी जानते हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में यानी 2014 से 2019 तक भारत में बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ता रहा। बेरोजगारी के आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर 2014 में 4.9% थी, जो 2018 में 6.1% तक बढ़ गई। 45 सालों में सबसे उच्च स्तर पर थी। इसके अलावा 2019 में 50 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, जिसमें से 33 लाख युवा थे। बेरोजगारी के इस बढ़ते स्तर के पीछे कई कारण थे, जैसे कि नोटबंदी, जीएसटी, कम निवेश, कम उत्पादन, कम मांग और कोरोना महामारी। इसके बाद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यानी 2019 से 2024 तक भारत में बेरोजगारी का स्तर और भी बढ़ गया। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 2020 में 7.1% थी, जो 2021 में 8.1% तक पहुंच गई। इसके अलावा 2020 में भारत 12.2 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, जिसमें 7.5 करोड़ गरीब और 4.7 करोड़ मध्यम वर्ग के लोग थे। बेरोजगारी के इस बढ़ते स्तर के पीछे कई कारण थे, जैसे कि कोरोना महामारी, लॉकडाउन, आर्थिक मंदी, कम उद्यमिता, कम रोजगार के अवसर और कम स्किल्स। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मोदी सरकार के 10 सालों में भारत में बेरोजगारी का स्तर निरंतर बढ़ता रहा है। देश के लाखों लोगों को आर्थिक और सामाजिक तंगी का सामना करना पड़ा है। मोदी सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है, लेकिन उनका परिणाम अभी तक देखने को नहीं मिला है। बेरोजगारी का एक ऐसा मुद्दा है जिसका सीधा असर जनता के मनोबल, आत्मविश्वास और राजनीतिक रुख पर पड़ता है। अगर मोदी सरकार ने इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल नहीं किया तो यह 2024 के लोकसभा चुनावों में उनके लिए एक बड़ी बाधा बन सकता है। इसके अलावा किसानों की आत्महत्या एक ऐसा मुद्दा है जिसका सीधा असर देश की खेती, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास पर पड़ता है। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए कई पहले की हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और कृषि सुधार कानून। क्या इन पहलों का असर देखने को मिला है? क्या किसानों की आत्महत्या का स्तर कम हुआ है? आइए आंकड़ों की जुबानी जानते हैं। मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में यानी 2014 से 2019 तक भारत में किसानों की आत्महत्या का स्तर कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गया। भारत में किसानों की आत्महत्या की संख्या 2014 में 12,360 थी, जो 2019 में 13,261 तक पहुंच गई। इसके अलावा 2014-19 तक भारत में कुल 65,457 किसानों ने अपनी जान दे दी। इसका मतलब है कि हर दिन 30 किसानों ने आत्महत्या की। किसानों की आत्महत्या के इस बढ़ते स्तर के पीछे कई कारण थे, जैसे कि महंगा ऋण, बाजार में फसलों की कमी, बीज, उर्वरक और कीटनाशकों का महंगा होना, बिजली की कमी, सिंचाई की समस्या, फसल बीमा की कमी और न्यायिक और सरकारों की अनदेखी।
इसके बाद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यानी कि 2019 से 2024 तक भारत में किसानों की आत्महत्या का स्तर कम होने की बजाय और भी बढ़ गया। आंकड़ों के अनुसार भारत में किसानों की आत्महत्या की संख्या 2020 में 10.281 थी, जो 2021 में 11,379 तक पहुंच गई। इसके अलावा 2020 में भारत में 5,563 खेतीहर मजदूरों ने आत्महत्या की, जिसका मतलब कि हर 2 घंटे में एक खेतीहर मजदूर ने आत्महत्या की। किसानों की आत्महत्या के इस बढ़ते स्तर के पीछे कई कारण थे, जैसे कि कोरोना महामारी, लॉकडाउन, आर्थिक तनाव, कृषि कानूनों का विरोध, बाजार में फसलों की अनिश्चित कमी और अनिश्चित कीमत और बढ़ता ऋण बोझ। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मोदी सरकार के 10 सालों में भारत में किसानों की आत्महत्या का स्तर लगातार बढ़ता रहा है, जिससे देश के लाखों किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक और मानसिक दुख का सामना करना पड़ा है। मोदी सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कई योजनाएं और कानूनों का ऐलान किया है, लेकिन उनका लाभ किसानों तक पहुंचने में असफल रहा है। किसानों की आत्महत्या एक ऐसा मुद्दा है जिसका सीधा असर देश की खेती, सुरक्षा और ग्रामीण विकास पर पड़ता है। अगर मोदी सरकार ने इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल नहीं किया तो यह 2024 के लोकसभा चुनावों में उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। मोदी सरकार की एक और पहल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके तहत हर वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता किसानों को 3 किश्तों में दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और उनके ऋण बोझ को कम करना है। लेकिन इस योजना का लाभ केवल वही किसान प्राप्त कर सकते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है। इसके अलावा इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि काफ़ी कम है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा अंतर नहीं ला सकती है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी फसलों की विफलता, बारिश की कमी, अधिकता, सूखा आदि होने वाले नुकसान का मुआवजा दिलवाने में इतनी सफल नहीं हुई जितने कि इसके दावे किए जाते हैं। वैसे इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना है, लेकिन इस योजना का लागू होना काफ़ी धीमा और असमान है। कुछ विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों में इस योजना का लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा है, जबकि कुछ राज्यों में इस योजना को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा किसानों को इस योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, जिससे वह इसका लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके तहत किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है जिससे वे अपनी फसलों को पानी की कमी से बचा सकते हैं, इस योजना का उद्देश्य किसानों की फसली की उपज में वृद्धि करना और उनकी आय में बढ़ोतरी करना है। लेकिन योजना का निष्पादन काफ़ी कमज़ोर और अनियमित है। कुछ राज्यों में इस योजना के तहत बनाए गए सिंचाई प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता और प्रभावशीलता कम है, जबकि कुछ राज्यों में इस योजना के लिए पर्याप्त बजट नहीं है। इसके अलावा किसानों को इस योजना के बारे में पर्याप्त जागरूकता नहीं है, जिससे वे इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। कृषि सुधार कानूनों के तहत किसानों की अपनी फसल को किसी भी व्यक्ति, संगठन या कॉरपोरेट के साथ अनुबंध के आधार पर बेचने या उगाने की आज़ादी मिलती है। इससे किसानों को अपनी फसल की कीमत और उपज का अनुमान पहले से ही पता चल जाता है, जिससे वे अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा इन कानूनों के तहत किसानों को अपनी फसल को किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बिना किसी रोक टोक के बेचने की अनुमति मिलती है, जिससे वे अपने लिए सबसे अच्छा बाजार बना सकते हैं। इससे किसानों को आपदा के समय भी आर्थिक सहारा मिलता है। लेकिन इन कानूनों का विरोध करने वाले किसानों का मानना है कि ये कानून उनके हितों के विपरीत है। उनके अनुसार इन कानूनों से केंद्र सरकार ने उन्हें बाजार की अनियंत्रित शक्तियों के हवाले कर दिया है, जो उनकी आय और अधिकारों को खतरे में डाल सकती है। वे इन बातों का दावा करते हैं कि इन कानूनों से मंडी व्यवस्था को खत्म करने का इरादा है, जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी। एमएसपी वह कीमत है जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिससे किसानों को अपनी लागत से अधिक कमाई हो सके।
यदि एमएसपी की गारंटी नहीं होगी तो किसानों को अपनी फसल को बाजार के अस्थिर दामों पर बेचना पड़ेगा, जिसमें आय में घाटा हो सकता है। इस कानूनों से किसानों को बड़े कॉरपोरेट के सामने कमजोर बनाया जा रहा है, जो उनकी फसल को कम दामों पर खरीदने की कोशिश करेंगे। इससे किसानों को बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है और वे अपने अधिकारों और मांगों के लिए संघर्ष करने के लिए असमर्थ हो जाएंगे। इसके अलावा इन कानूनों में किसानों की किसी भी विवाद के मामले में न्याय पाने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जिससे वे अन्याय का शिकार हो सकते हैं। इन कानूनों से किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वे अपनी फसल को अनुबंध के आधार पर उगाने या बेचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इससे वे अपनी पसंद की फसल नहीं उगा पाएंगे और उनकी फसल की गुणवत्ता और विविधता पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा इन कानूनों से किसानों को अपनी जमीन को खोने का भी भय है, क्योंकि वे अपनी जमीन को किराए पर देने या बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इन कानूनों के विरोध में किसानों ने देश भर में विभिन्न तरीकों से आंदोलन किया है। उन्होंने राजधानी दिल्ली की ओर चलने का फैसला भी किया है और दिल्ली के आसपास के कई बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत भी की, लेकिन बातचीत असफल रही। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारे इस वीडियो से इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसके साथ साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एएन न्यूज़।